नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर अगली वीडियो है और ये जो वीडियो है आपकी एमपी पुलिस के पेपर की, जो 19 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो पेपर है इसमें जैसा कि ये क्वेश्चन देखो, इसमें जो नंबर दिए हैं, क्वेश्चंस के जो नंबर दिए हुए हैं कि 4, 6, 8 इसलिए दिए गए हैं कि ये पेपर ऐसा बना था कि कोई क्वेश्चन उसमें जीके का आ गया, रीजनिंग का आ गया, फिर कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया, पता चला कि 10 क्वेश्चन मैथ के आ गए, फिर रीजनिंग के आ गए। तो एक इस तरीके से उन्होंने कंबाइन करके इन क्वेश्चंस को दिया था। तो इसलिए कुछ नंबर्स पर आप ज़्यादा वो फोकस मत करना कि अगर आप इसको नंबर को देखें तो बोले ये 3 क्वेश्चन कहाँ गए, तो वो 3 क्वेश्चन क्या या तो रीजनिंग के होंगे या मैथ के होंगे। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन नंबर ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसा कि ये क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। अब वो क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है। नहीं लड़ा ये पूछा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि भैया लड़ा कब है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लड़ा कब है, वो युद्ध कब लड़ा है। जैसा कि लिखा हुआ है आपके साथ सामने कि भाई एक तो 1950 का है ही नहीं, 1965 में लड़ा था, 1971 में लड़ा था, लेकिन एक और है इसमें 1999। ठीक है, एक और है इसमें 1999, 1999। 1999 में भी एक युद्ध लड़ा गया था। चूंकि इसमें ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, हालांकि उन्होंने इस ऑप्शन को सही माना है लेकिन ये गलत है। ठीक है, वैसे इसमें एक ऑप्शन में ये आना चाहिए, 2 ऑप्शन ये हैं। 1965 में युद्ध लड़ा था, 1971 और 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन, हालांकि इसके ऑप्शन गलत हैं और इस क्वेश्चन को अपन सही नहीं मानेंगे, और इसलिए क्योंकि 1950 दिया गया आंसर माना गया, 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, स्वाभाविक है। तो युद्ध 3 लड़े गए थे, वो तीनों का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में एक और चीज़ याद रखना, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, चलिए तो यहां तक का आपका क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारत में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, ये पूछा गया कितने राज्य हैं। बेटा वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश हैं तो कितने हैं? 8 हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अपन को पता होना चाहिए कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8। अब हालांकि ये जो पेपर हुआ था 2017 में हुआ था, तो उस समय क्या है, उसका जो आंसर था वो 29 राज्य था। लेकिन इस समय अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस समय हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस अधिनियम ने भारत के राज्य क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के संगठित किया गया था। मतलब एक ऐसा एक्ट आया था, एक ऐसा अधिनियम आया था, उस अधिनियम के अंदर कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये संविधान का क्वेश्चन है। तो संविधान के अंदर ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। 1959, 1963, 1957 ये जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1956, या सॉरी ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये भारत शासन अधिनियम 1935 वो अलग है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, एक था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग बोले कब बना था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो बना था आपका 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956। और इसी 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के कारण हमारी मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। हमारे एमपी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन जल्दी से। अब एक पूछा गया था कि भैया विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो तमिलनाडु ने जीती थी। यानी कि मैंने बताया कि भैया 2016-17 का विजय हजारे का
यानी मुश्ताक अली, विजय हजारे, कोई भी कंपटीशन अगर लोकल में होता है, नेशनल लेवल पर होता है, तो उसमें आप मैच देखें अथवा ना देखें, पर ये जरूर देख लें कि इसमें विजेता टीम कौन सी है। तो विजेता टीम के हिसाब से आप उसका आंसर निकाल के रखें। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी उस समय 2016-17 की जीती थी तमिलनाडु ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? 1973। तो 1873 में सत्य शोधक समाज, इसका आंसर है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, कैसे याद कर लोगे? ज्योतिबा फुले, फुले फुले, यानी बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं। तो सत्य नहीं बोलते, और जो सत्य नहीं बोलते तो वो अपने आप में फूले नहीं समाते। यानी अगर कोई किसी को बेवकूफ़ बना दे, झूठ बोल दे, तो वो अपने आप में फूला नहीं समाएगा, वो कहा बढ़िया है मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया। तो फुले, ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में की थी। ठीक है, बहुजन समाज का कुछ इतना है, जस्टिस पार्टी। प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज के लिए केशव चंद्र सेन का नाम आता है। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनका नाम आता है प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे, और ये लगभग 1867। ठीक है, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है। और इधर सत्य शोधक समाज है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। ये आपका क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित माना गया, मतलब भारत में सुपर कंप्यूटर विकसित माना गया था, तो ये सुपर कंप्यूटर किस नाम से जाना गया? सहस्रा टी, सागा 220 या परम युवा? तो इसका जो आंसर है वो है परम 8000। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? परम 8000। यानी कि ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी सुपर कंप्यूटर को भारत में विकसित हुआ माना गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि उस समय में ये सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 जो था, 8000 जो था, ये इंडिकेट हुआ था उस समय में। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भैया परम 8000 जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है, और ये अभी हाईलाइट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? हालांकि इसमें चौथा ऑप्शन भी दिया गया, मान लो चौथा ऑप्शन भोपाल में लिख देता हूँ, अब जो भी दिया हो, पर ये तीनों में से ही आंसर है हमारा कि हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। मंदसौर और नीमच जो है अफीम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो सबसे ज़्यादा खेती होती है तो कहाँ पर होती है? मंदसौर और नीमच में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। तो ये अफीम का पूछा गया, तो अफीम की खेती सबसे ज़्यादा मंदसौर में होती है, याद रखना है। और वैसे भी ये एमपी का फैक्ट है, तो एमपी में हम जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? ठीक है, अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था कि गोवा पर किसने कब्जा किया था? नीदरलैंड ने। देखो ये नीदरलैंड जो थे, ये यहाँ पर डच बोल सकते हैं, डच भी थे हमारे भारत के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल थे, और फ्रांसीसी भी थे। तो जब आप इनको पढ़ते हैं, इनके आने का क्रम और इनके बस जाने का क्रम, दोनों क्रम को हमें पढ़ना पड़ता है। भारत आने वाला पहला डच कौन था? भारत आने वाला बोले पहला डच था जो कार्नेलिस डे हस्तमान। कार्नेलिस डे हस्तमान, ये कार्नेलिस डे हस्तमान जो है भारत आने वाला पहला डच था। भारत आने वाला पहला जो पुर्तगाली नाविक था वो था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। 17 मई 1498 को वास्को डे गामा कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहां पर पहुंचा था? कलिकट बंदरगाह पे पहुंचा था, कलिकट बंदरगाह पर, जहां पर उसका जो स्वागत किया गया था, एक राजा था, उसका नाम था
जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। किसका? वास्को ड गामा का। तो वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। वो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, तो नीदरलैंड यानी डच भारत आने वाला पहला डच था। लगभग 1603 के लगभग या 1503 के लगभग है वो 1603 होना चाहिए, वो अपन देख लेंगे। तो कार्नेलिस डे हस्तमान हिस्ट्री में आता है ये सारा चीज़ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है, ईस्ट इंडिया ने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस, और ये जो कैप्टन हॉकिंस है ना, ये कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, फ्रांसीसियों में अपन पढ़ते हैं, फ्रांसीसियों में एक डुप्ले का नाम आता है, एक लेली का नाम आता है। एक 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी में, जिसमें आयरकूट और फ्रांसीसी लेली उसमें थे। तो ये जो डिटेल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको मिलेगा जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन बन के आया है। हमने गोवा को कहीं ना कहीं इन पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़ाया था और गोवा को एक राज्य बना दिया था, क्योंकि पहले गोवा दमन द्वीप दोनों आते थे साथ में। गोवा को हमने एक राज्य का दर्जा दिया है। तो ये जो गोवा है कहीं ना कहीं 12वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और 1962 में हमने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से छुड़ा के एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। गोवा को 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, 1962 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? पुर्तगाल। यानी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में आप जैसे ही प्रवेश करोगे मुगल वंश के बाद में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा शहर है जो प्रयाग के नाम से जाना जाता है? क्योंकि आपको मालूम है एक ऐसा शहर है जिसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। और प्रयागराज अपन किसको बोलते हैं बेटा? इलाहाबाद को बोलते हैं, क्योंकि इलाहाबाद को अब प्रयागराज ही बोला जाएगा। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया है? प्रयागराज रख दिया है। तो प्राचीन समय में कौन सा शहर जो प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो वो प्रयागराज, यानी इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जाना जाता था, इसलिए इलाहाबाद का नाम अब क्या रख दिया है? प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो कन्नौज का नाम सुना होगा। कन्नौज का संबंध उत्तर प्रदेश में है ना? कन्नौज का रामगंगा नदी, कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा में जाके मिलती है। रामगंगा नदी का अगर नाम सुना होगा आपने, रामगंगा नदी। ठीक है, जबलपुर भेड़ाघाट जलप्रपात, वाराणसी लोकोमोटिव्स के लिए, इलाहाबाद प्रयागराज आपको पता ही है संगम के लिए जाना जाता है। बाणसागर बांध, ये किसके नाम के ऊपर, मतलब बाणसागर बोलते तो हैं कि ठीक है बाणसागर बांध है बेटा, ये सोन नदी पर है। एक तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से। अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा नदी निकली है, सोन निकली है और जोहिला निकली है। नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है, अब इसमें लिखा है भैया भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट या बाणराय। तो ये इसका सही आंसर है क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक बुक लिखी थी हर्षचरित। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है, उससे चीज़ें याद आती हैं। और नहीं पढ़ा है तो एक नए शब्द भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, कि अपन पेपर को केवल पेपर की तरह नहीं ले कि एक क्वेश्चन दिखा और उसका आंसर वही रट लो बस। उससे भी जुड़ी हुई 2-4 ऑप्शन है, तो उसको भी अपन थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। हर्षचरित बुक लिखी थी किसने? बाणभट्ट ने। और एक और बुक थी कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी कृति है? बाणभट्ट की कृति है। तो देखो तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए हर्षचरित इसलिए क्योंकि एक राजा हुआ करता था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक राजा हुआ करता था और उस हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 ईस्वी से लेके, ठीक है, 648 ईस्वी तक। वर्धन वंश का राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक प्रसिद्ध नाटककार था। इसने नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन की एक विशेषता थी, ये प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। और इसकी एक और विशेषता थी कि 5 वर्ष में जितना भी धन ये अर्जित करता था वो सारा का सारा धन
वो बांट देता था अपनी प्रजा के अंदर, और फिर दोबारा 5 वर्ष में जो भी इकट्ठा करता था फिर बांटता था। ये हर्षवर्धन के द्वितीय अशोक के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, क्योंकि बाणभट्ट एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो सोन नदी के किनारे रहे हैं, समय व्यतीत किया है, तो इसलिए बाणभट्ट के नाम पर सोन नदी पर जो बांध बनाया गया बाणसागर बांध परियोजना के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ये जो बाणसागर बांध है ये कहीं ना कहीं रीवा और शहडोल जिले को कवर करता है। रीवा और शहडोल जिले हैं, रीवा और शहडोल जिले को कवर करता है, यानी कि ये समझ लीजिए कि ये बॉर्डर पर है रीवा शहडोल के बाणसागर बांध परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे ना? इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और ऑप्शन है अजय मानिकराव खानविलकर, AM खानविलकर, PV दीक्षित, हिदायतुल्ला और GP भोट। ये तो खैर काल्पनिक दिया गया है, इनको छोड़ो। अजय मानिक खानविलकर की बारे में बात करें तो अजय मानिक खानविलकर हमारे मध्य प्रदेश का भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं 1617 के लगभग। ठीक है, 2016-17 का पेपर है, 2016-17 में आप देख लेना अजय मानिकराव खानविलकर, ये वर्तमान के। जबकि पूछा क्या है बेटा, उसमें पहला पूछा है, लेकिन स्टूडेंट एक्साइटमेंट में देगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और यहाँ देख लेगा न्यायाधीश और अजय मानिकराव खानविलकर लगा देगा। ठीक है, तो इनको छोड़ो, अब तो वर्तमान साथ AK मित्तल जो भी हैं, अब AK मित्तल जो हैं वर्तमान में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो खानविलकर उस समय थे, इसलिए ये पहला ऑप्शन उसने गलत करवाने के लिए दिया। इसका सही आंसर है M हिदायतुल्ला। क्या नाम है? M हिदायतुल्ला। M हिदायतुल्ला जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, दूसरा इसमें एक नाम दिया है PV दीक्षित। PV दीक्षित नाम क्यों दिया है कि जी हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? PV दीक्षित। लोकायुक्त का नाम दे दिया, हो सकता है स्टूडेंट को ये ध्यान रह जाए। ठीक है, तो हालांकि लोकायुक्त की जो वैल्यू होती है वो चीफ जस्टिस की वैल्यू होती है, वो न्यायाधीश की एक वैल्यू होती है, तभी उसको बनाया जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट के थे और ये बिल्कुल पास्ट के थे, यानी जो सबसे पहले बने हुए थे MP हाई कोर्ट के। नेक्स्ट देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन था? तो 1991 आर्थिक सुधार वित्त मंत्री पूछ रहे हैं जिन्होंने 1991 में आर्थिक सुधार किए थे, तो नाम पूछे गए हैं इसमें 1891 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे भैया? मनमोहन सिंह थे, PV नरसिम्हा राव, RK सन्मुख। तो इसका जो सही आंसर है, एक वित्त मंत्री के रूप में बहुत अच्छे से अपना योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बारे में अगर अपन बात करें तो 2004 में ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 2004 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो स्वाभाविक है 2004 में, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना एक वित्त मंत्री का एक बहुत अच्छा योगदान दिया था, अच्छे से काम किया था, और उसके बाद में 2004 में उन्हें कहीं ना कहीं हमारे भारत का प्रधानमंत्री 2 बार लगातार ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भैया अपन को कोई प्रधानमंत्री है तो उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि भैया क्या क्या मतलब पद पर रहे हैं। जैसे मान लो प्रणब मुखर्जी हैं, तो प्रणब मुखर्जी आज मान लो अगर आप पढ़ते हो कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, तो राष्ट्रपति बनने से पहले भी वो कुछ रहे होंगे, वित्त मंत्री रहे होंगे या गृह मंत्री रहे होंगे या रक्षा मंत्री रहे होंगे, जो भी पद रहे होंगे तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमें नॉलेज रखना होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है, और उसके बाद में 2004 में वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी चयनित किए गए थे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बेटा राजतरंगिणी के लेखक के बारे में बात करें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सूरदास है, शूद्रक है, कल्हण या कल्पक है। इसका सही आंसर है कल्हण। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ऐसा बोला जाता है कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी एक बुक है जो किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है कि कश्मीर में कौन कौन से ऐसे उस समय वंश मतलब कौन कौन से राजा थे, उन्होंने किस तरीके से उनके आपस में युद्ध होते थे, और किस तरीके से उन्होंने आगे कहीं ना कहीं अपना एक पूरा, जैसे एक सैन वंश हुआ करता था, उसमें एक लक्ष्मण सैन था, उसमें सामंत सैन था, एक बल्लाल सैन था। तो इस तरीके से उस समय के राजवंशों के बारे में
एक कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है, उसके बारे में भी आगे जाके बुक्स में दिया गया, क्योंकि कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहते हैं, क्योंकि जैनुल आबदीन एक ऐसा राजा था जिसने कश्मीर में अपना जजिया कर को समाप्त किया गया था। वैसे तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जजिया कर समाप्त करने का श्रेय जैनुल आबदीन, नाम लिख देता हूँ चाहे तो नोट कर लेना जानकारी के लिए, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। कश्मीर का अकबर कहते हैं, किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन को कहते हैं कश्मीर का अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी का सूरदास के बारे में तो आपको सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी है। शूद्रक एक राइटर हैं, शूद्रक भी एक राइटर हैं, और इनकी जो कृति है वो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, शूद्रक ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है मृच्छकटिकम। तो बोले मृच्छकटिकम किसने लिखी है? बोले शूद्रक ने लिखी है। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखी है? कलहण ने। एक कल्पक तो काल्पनिक लिखा हुआ है, वो कल्पक पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल भैया पूरा होता है 6 में, 5 में, 7 में। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है 5 वर्ष। लोकसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा कभी भी विघटित हो सकती है, लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, पूर्ण कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन 6 वर्ष इसलिए दिया है क्योंकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष, इसलिए ये 6 वर्ष सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये संविधान का क्वेश्चन है। अच्छे खासे क्वेश्चन संविधान से भी बने हैं। फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, बिल्कुल फोर्ट विलियम कलकत्ता में नदी के किनारे स्थित है। तो भैया कौन सी नदी किनारे है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बह गई। ब्रह्मपुत्र नदी जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश तो करती है, लेकिन गंगा के साथ मिल जाती है, तो इसके किनारे तो कलकत्ता का कोई वो बेसिस है नहीं। सही आंसर है आपका हुगली नदी। सही आंसर क्या है? हुगली नदी। हुगली नदी जो है ये गंगा की ही एक शाखा है, और हुगली नदी कलकत्ता में से होकर बहती है, उसी के किनारे फोर्ट विलियम कलकत्ता है, जो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, तो हुगली नदी इसका आंसर है, क्योंकि गंगा नदी का जब उद्गम होता है गंगोत्री से, तो कहीं ना कहीं एक उसकी 2 ब्रांच बढ़ जाती हैं, खासतौर से बंगाल के पश्चिम बंगाल में एक धारा ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलती है, और एक मुख्य धारा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है कलकत्ता से होती हुई। नेक्स्ट देखते हैं, सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल नहीं है वो, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपन बात, सिविल अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1920 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, ये भी नहीं हो सकता। 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो सही आंसर है 1930। इसी 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा भी शुरू हुई थी, और दांडी यात्रा में उन्होंने नमक बना के कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 1930 है। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आंदोलन कौन कौन सी ईयर में हुए थे, तो इसलिए अपन को याद होना बहुत जरूरी है। और 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सिखों के नवे गुरु कौन थे? क्या पूछा गया? सिखों के नवे गुरु थे। सिखों के नवे गुरु कौन थे? ठीक है, अब नवे गुरु का मतलब वो तो 8वां भी पूछ सकते हैं, 7वां भी पूछ सकते हैं, 5वां भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यानी कि जिस तरीके से अकबर के नवरत्न थे वो कौन कौन थे वो पता होना चाहिए। ऐसे सिखों के 10 गुरु थे। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरे थे अंगद देव, तीसरे थे अमरदास, चौथे थे रामदास, 5वें थे अर्जुन देव, 6वें थे हरगोविंद, 7वें थे हरिराय, 8वें थे हरिकिशन, और 9वें थे तेग बहादुर, और 10वें थे गुरु गोविंद साहब। ठीक है, तो नवे गुरु कौन थे? तेग बहादुर। इसका सही आंसर होगा आपका नवे गुरु। नवे गुरु कौन थे? तेग बहादुर। ये तभी बता पाओगे जब आपको इनका क्रम याद होगा। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर इनका क्रम पढ़ते हैं। अर्जुन देव दिए हैं, ये 5वें गुरु थे। गुरु गोविंद साहब लिए हैं, ये 10वें गुरु थे। ठीक है, अमरदास थे, ये 3रे गुरु थे, तीसरे नंबर के। ठीक है, 3रे नंबर के गुरु थे ये, तो अमरदास। अब इनकी अलग अलग विशेषता, इनकी अलग अलग थ्योरी है कि किसने क्या कुछ विशेष किया है, जिसकी वजह से अपन उसको भी याद रखना पड़ता है। ठीक है,
अर्जुन देव थे, इनको कहीं ना कहीं जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण करवाया था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इनके पहले चौथे गुरु थे रामदास, उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन गिफ्ट की थी, जिस पर अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। गुरु गोविंद साहब 10वें गुरु थे और इन्हीं ने सिखों के लिए 5 प्रकार के का जारी करे थे, केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कटार, 5 प्रकार के का जारी किए थे। गुरु गोविंद साहब के दोनों जो पुत्र थे उनको जीवित दीवार में चुनवा दिया गया था और उनको मार दिया गया था। गुरु गोविंद साहब ही आखिरी थे और गुरु गोविंद साहब के बाद में इनके उत्तराधिकारी जो थे वो थे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर इनके उत्तराधिकारी थे और बंदा बहादुर ने आगे जाके सिख धर्म को आगे बढ़ाया था, लेकिन बंदा बहादुर की भी हत्या एक फर्रुखशियन नामक मुगल शासक ने करवा दी थी। तो कहीं ना कहीं सिखों के बारे में आता है। 10 गुरु थे सिखों के। अमरदास, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी और 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत के द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या, यानी 2017 का पेपर है, 2014 में ये एशियाई खेल है, तो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स गेम्स हो, जो भी कुछ 2 साल में होते हैं, कुछ 4 साल में होते हैं, तो इनका अंतराल को देखते हुए ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका आयोजन हुआ था तो इसमें कितने मेडल जीते थे। तो ये हमारे लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि रहती है। तो हमारे भारत ने कितने मेडल जीते थे? इसमें जीते थे भारत ने 12 मेडल। ठीक है, 12 स्वर्ण पदकों की संख्या, यानी कि स्वर्ण पदक की संख्या पूछिए तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे? हमने लगभग 12 स्वर्ण पदक जीते थे। यानी कि कोई भी कॉम्पिटिशन हमारे भारत के द्वारा कहीं पर होता है, चाहे वो हॉकी में हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या कोई भी अगर कॉम्पिटिशन होता है तो वो नोट करके रखना है कि कितने पदक जीते हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने गोल्ड हैं और कितने कॉपर हैं। ये सब अपन को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उमा भारती के बाद में कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था? तो देखो, मुख्यमंत्री की तो ऐसा है कि प्रत्येक मुख्यमंत्री का हमें क्रम पता होना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश में केवल इतना याद ना हो कि केवल आपको ये याद रहे कि हाँ भैया सबसे पहले कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। सबसे आखिरी में अभी कौन है? बस 2, 4, 5 नाम याद नहीं रखना है, पूरे के पूरे नाम याद होना चाहिए। क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो कार्यरत नहीं था, यानी जो मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। उसमें 3 मुख्यमंत्रियों के नाम आ गए और एक ऐसा आ गया जो कभी बना ही नहीं है, तो वहाँ छांटना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के कौन? तो दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। तो इसमें एक क्रम बनता है सासू, दीदी, उमा भरती है, बाबू को बुलाओ, बाबू को बुलाओ। जी हमारी एक ट्रिक है जिसमें हम कहीं ना कहीं कुछ मुख्यमंत्रियों की ट्रिक है। अब जो आधे मंत्रियों के ऊपर से जब पढ़ते हैं शुरुआत से, उसका अलग हिसाब किताब रहता है, वो सब मैं याद कराता हूँ। जब ये पढ़ाता हूँ तो पूरा क्रम याद कराता हूँ मुख्यमंत्रियों का। तो मैं तो केवल इतना बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन मुख्यमंत्री है, इनके पहले के और बाद के सब याद आ जाए। ठीक है, सासू दीदी, तो पहले नंबर पर शाह है, तो शाह से बन गया तुम्हारा श्यामा चरण शुक्ल, श्यामा चरण शुक्ल। अब देखो क्रम से कैसे सारे नाम याद आते हैं। सू लिखा हुआ है तो सू से सुंदरलाल पटवा, सुंदरलाल पटवा। दीदी, दीदी का मतलब यह है कि 2 बार दिग्विजय सिंह बने थे, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। फिर चौथे नंबर, फिर इसमें दिग्विजय सिंह बने। ध्यान रखना ये फर्स्ट नंबर से नहीं है, ध्यान रखना फर्स्ट से नहीं है, जो बीच में से है उनकी अलग ट्रिक बनती है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट की हमारी एक ट्रिक काम करती है, उस ट्रिक में कितने सारे मुख्यमंत्रियों का क्रम बन जाता है। इससे ऊपर का भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको पूरा वो भी एक्सप्लेन करूँ। वो तो पूरा एक टॉपिक चलता है कि भाई मुख्यमंत्री हैं, तो मैं देखूंगा कभी कोई वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरे मुख्यमंत्रियों का क्रम ही याद करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद में उमा भारती, लाइन क्या थी? सासू दीदी उमा, सासू दीदी उमा भरती है, बाबू को बुलाओ। तो बस ये लाइन याद कर लो, इससे इनका क्रम आ गया। दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह के बाद में कौन आ गई? उमा भारती आ गई। ठीक है, बाबू को बुलाओ यानी कि बाबूलाल गौर आ गए।
और बाबू तो नहीं आ पाए, लेकिन कौन आ गए? बोले मामा आ गए, मामा चले आए। मामा यानी कि शिवराज मामा बन गए। ये मैंने आपको एक क्रम बता दिया, यानी इससे पहले का और इसके बाद का भी हम निकाल सकते हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी, 2003 में बनी थी, और बाबूलाल गौर बनी थी 2004 में। तो वो तो टॉपिक रहता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, तो सब कुछ उसमें भी आता है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल है, पंडित रविशंकर शुक्ल के बाद में भगवंत राव मंडलोई है, कैलाश नाथ काटजू है, फिर भगवंत राव मंडलोई है, इस तरीके फिर द्वारका प्रसाद है, फिर इस तरीके से इनका क्रम बनता है, तो पूरा वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। और भी तो ये स्वाभाविक है, अब बता सकते हैं इनके बाद कौन थे? बाबूलाल गौर थे। या तो तुम्हें क्रम याद होगा तो क्वेश्चन उमा भारती से पूछा है, हो सकता है दिग्विजय सिंह से पूछ लेते, दिग्विजय सिंह के पहले कौन थे, या श्यामाचरण शुक्ल के बाद में कौन थे। तो क्रम बहुत जरूरी हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उमा भारती का ही पूछेगा, कि इनसे पहले कोई भी मुख्यमंत्री का पूछ सकता है, उसके बाद का पहले का पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? स्वाभाविक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, और सिक्किम में जनसंख्या कम है। ठीक है, जनसंख्या कम है, तो उसने इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन में पहला इसलिए दे दिया कि स्टूडेंट जल्दी में पढ़े, और जल्दी में पढ़ के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है हमारे भारत का, वो सिक्किम है। तो स्टूडेंट हो सकता है सिक्किम को याद रखे। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंडिया का मैप अगर देख रखा है, ये तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर ही रहा है, उसको ज़्यादा समय हुआ ना, 12th पास करके वो डायरेक्ट पेपर देने बैठा है, तो हो सकता है वो सिक्किम को भी कर दे, क्योंकि मैप पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर इसका क्या है? गोवा है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है इसका सही। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्ट्रोजन का जो संबंध जो है वो अंडाशय से है। ठीक है, ये देखो, एस्ट्रोजन का संबंध किससे है? अंडाशय से है। तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो फर्टिलिटी होती है, जो प्रजनन होता है, वो प्रजनन जो संपन्न होता है, वो कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स हैं। ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, जो होते हैं फीमेल में, और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, ये होते हैं मेल में। तो इसलिए उन्होंने क्या इस चीज़ को इंडिकेट किया कि भैया अंडाशय में अगर एस्ट्रोजन बनता है तो टेस्टोस्टेरोन काहे में बनेगा। ये उनका एक बन गया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो अगर अंडाशय में बनता है, ओवरी जिसे अपन बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन किस में बनता है? तो स्वाभाविक है टेस्टोस्टेरोन बनेगा उसमें, वृषण में। तो दिया हुआ है ऑप्शन, टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वृषण। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आता है आपका बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी के अंदर बेसिकली अपन समझते हैं इस चीज़ को कि भाई ये हमें पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन जो है वो ये फीमेल में होता है। ठीक है, फर्टिलिटी में काम होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में होता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है थायराइड। थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि होती है, इसलिए दिया है थायराइड ग्रंथि। एक हमारा जो उपापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, थायराइड उपापचय क्रिया को मैनेज करके चलता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मैनेज करके चलती है। सबसे बड़ी ग्रंथि है एक थायराइड ग्रंथि। ठीक है, एक पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये सारी जो भी ग्रंथि हैं उनको एक कंट्रोल करके रखती है। मटर के दाने के समान होती है, पिछले भाग में होती है। ठीक है, अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, और एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनको अपन संकट मोचन हार्मोन बोलते हैं। संकट मोचन हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि ये संकट मोचन हार्मोन इसलिए क्योंकि हमें विषम परिस्थितियों में लड़ने का एक बिल्कुल हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं, और वो इतनी फास्ट हमारा दिमाग कहीं भी विषम परिस्थितियों में जो डिसीजन लेता है वो इसी की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से ही ये लेता है। ठीक है, तो ये तो खैर बायोलॉजी वाला फैक्ट हो गया। बायोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बायोलॉजी की अगर नॉलेज है, साइंस वाला क्वेश्चन तो समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कुल्हड़ को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, मतलब कुल्हड़ की मात्रा ज़्यादा नहीं देखी जाती। हर कोई दुकानदार, हर कोई व्यक्ति कुल्हड़ का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? 4 ऑप्शन दिए हैं, ये अस्वच्छ होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अनिम्न पदार्थों से बने होते हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अच्छा, इसमें लगा है उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जो है वो प्रभावित होती है। चाय का स्वाद अच्छा नहीं, तो चाय का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, कुल्हड़ की चाय तो और मज़ेदार होती है, सर्दी पड़ रही हो पर कुल्हड़ की चाय पी रहे हो तो अलग ही मज़ा आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत। अब हालांकि ये चीज़ इस प्रकार का बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है कि आपको इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ जो क्षमता है वो क्या होती है, उसकी ऊपरी परत प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया अगर होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्वाभाविक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या यकृत है कि लीवर है, क्या हार्ट है या पेट स्टमक है या फिर लंग्स है। इसका सही आंसर है यकृत, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, लीवर जो है वो लीवर ही प्रभावित होता है। पीलिया की जो बीमारी होती है वो किस अंग को प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी का ये बायोलॉजी के अंदर जो डिजीज़ वाला जो टॉपिक रहता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, किससे कौन सी बीमारी होती है, उसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तब आपको वहाँ से याद होता है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, और रेबीज़ है, खसरा है, हर्पीज़ है, मेनिनजाइटिस है, ठीक है, ट्रेकोमा है, पोलियो है और पीलिया है, छोटी माता है। तो ये वायरस से होने वाले रोग हैं। जब आप वायरस डिजीज़ पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ क्लियर होगी साइंस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुनामी होने की संभावना होती है जब कंडीशन कौन सी होती है, बिजली, वायु, अधोजल, भूकंप या बर्फ। तो कहीं ना कहीं सुनामी होने की संभावना के बारे में बता रहे हैं, तो सुनामी होने की संभावना, बिजली से तो सुनामी का कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि सुनामी जो होती है उसमें समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उठती हैं। वायु भी नहीं है, हवा से कोई मतलब ही नहीं है, बर्फ का कोई है ही नहीं। इसका सही आंसर है अधोजल भूकंप। अधोजल भूकंप है यानी कि जो समुद्र के अंदर अगर ऐसी भूकंप की तरंगें आती हैं तो वो समुद्र का जल ऊपर आएगा, बाहर आएगा, किनारे पे बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है उसको बोलेंगे अपन सुनामी। ठीक है, अंडर वाटर अर्थक्वेक, अंडर वाटर अर्थक्वेक होगा नहीं, जल के अंदर भूकंप की तरंगें होंगी तो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया को कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार यानी अपशिष्ट जो जल है, जो वेस्टेज वाटर जा रहा है, उसका भी अपन एक यूज कर सकें, तो अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विलवण बोला जाता है या वाटर पॉल्यूशन बोला जाता है या क्लोरीनीकरण बोलते हैं, मलजल शोधन। इसका सही आंसर है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट बोला जाता है, जो सीवेज लाइन होती है, जो सीवर लाइन होती है, सीवर लाइन में जो सीवेज होता है उसका शोधन किया जाता है। यानी अपशिष्ट जल का उपचार की प्रक्रिया, जो भी अपशिष्ट जल है उसका उपयोग किया जाता है कि सीवेज के साथ में जो इतना जल जाता है तो उसका उपयोग किया जाता है जो सीवेज जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो अपशिष्ट वैसे भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं मल के माध्यम से, तो उसका कहीं ना कहीं उपचार होगा तो वो सीवेज ट्रीटमेंट होगा। तो ये भी एक समझने वाली चीज़ है। ठीक है, क्लोरीनीकरण से तो जल शुद्ध होगा, जल प्रदूषण है नहीं, विलवण हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है। यानी कि डैश दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो क्या होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बसिए लिखा हुआ है या पेट लिखा हुआ है या त्वचा लिखा हुआ है या मांसपेशी लिखा हुआ है। तो मांसपेशी त्वचा का कोई संपर्क है नहीं। ठीक है, एडिपोज यानी वसीय कोई है नहीं, वसा से भर जाता है यानी ऊतक। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका पेट, ऊतक यानी वसा से भर जाता है। जब खाना खाएगा तो भैया स्टोमक फुल होगा ना, उसका स्टोमक फुल होगा, तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब वायु में एल्कोहल दहन करता है, यानी कि डैश लगा के लिखा हुआ है भैया वायु में एल्कोहल दहन करता है, तो वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश है, केवल ऊष्मा है, केवल प्रकाश है या प्रकाश तथा ध्वनि है। इसका सही आंसर होगा केवल ऊष्मा, यानी कि एल्कोहल दहन होता है तो उससे केवल ऊष्मा ही निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो रेगिस्तान होता है तो रेगिस्तान के अंदर जल हानि की दर कम हो जाती है। जरा सोचो, जरा लगाओ दिमाग। तो रेगिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर, उसकी
उपस्थिति, मतलब किस जल हानि की दर जो है किसकी उपस्थिति में कम हो जाती है, क्या लेनिन है या रंध्र है या फिर सुबेरिन है या एक क्यूटिकल है, इसका आंसर आएगा क्यूटिकल। ये क्यूटिकल शब्द जो है आप बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी के अंदर ये क्यूटिकल शब्द आपको मिलेगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो उत्पन्न होती है संयंत्र से, तो वो किस रूप में, नाभिकीय अवशोषण होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय उत्सर्जन होता है, या नाभिकीय संलग्न होता है। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते, एक होता है देखो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जुड़ना, दो अलग अलग अणु वो आपस में जुड़ेंगे और इसमें क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। ये विखंडन की क्रिया होगी। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो हमारी जो देखने की, मैंने इससे पहले भी पेपर कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंसान की जो देखने की क्षमता है, इंसान जो देखता है, न्यूनतम है उसकी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अनंत तक देख सकता है। कोई भी व्यक्ति जो होगा वो अनंत तक देख सकता है, उसको देखने की क्षमता होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर, ये आंसर है इसका, ठीक है। क्योंकि न्यूनतम हम अगर अपने हथेली को पास मिलाते हैं ना, 25 सेंटीमीटर से जैसे ही 24 आओगे तो हथेली धुंधली दिखने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमेह के लक्षण है कम पेशाब, भूख प्यास, थकान होना, पेशाब ना आना, ठीक है, और बार बार पेशाब और असामान्य प्यास। तो ये डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, ठीक है, बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, डायबिटीज़ के रोगी जो हैं उनको कहीं ना कहीं पता रहता है, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे कहलाते हैं। हमें अगर चंद्रमा की सतह पर जाते हैं तो उस पर हमें गड्ढे दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, क्या दिखाई देता है। तो बोले चंद्रमा की सतह पर गड्ढे जो दिखाई देते हैं वो ज्वालामुखी है, सेल है, क्रेटर है या गोलुशन। तो वो है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है। क्रेटर जो होता है वो, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर जो होता है वो ज्वालामुखी का मुख होता है। ज्वालामुखी का मुख होता है, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर ये ज्वालामुखी है और यहाँ पर अगर इसमें ज्वालामुखी में से कहीं उद्गार वगैरह होता है, उद्गार होता है यहाँ से, तो ये समझ लीजिए ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है कि पुष्प में जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसको क्या बोलेंगे। जिसमें नर भी हो, मादा प्रजनन भी हो, तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या बोला जाता है, उभयलिंगी पुष्प होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। स्त्री केसरी, पुंकेसरी, ये एक लिंगी, ये तो तीनों का अर्थ ऐसा समझ में आता है, ये सिंगल है। लेकिन ये उभयलिंगी पुष्प जो होगा वो नर तथा मादा दोनों के उसमें गुण होंगे, ठीक है। निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ सकता है और बाढ़ आ सकती है। तो शहरीकरण के वन उन्मूलन की अपन बात करें तो ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसको अपन प्राकृतिक आपदा के अंदर नहीं रखेंगे। तो ये सूखा पड़ जाना, भूकंप आना, तो इसको प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाएगा। तो स्वाभाविक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा सफिशियंट है। आज मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस आए थे उस एग्जाम के अंदर तो वो पूरे मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन से आप सीखो जरा कि इन क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि भाई क्या पेपर में आया था, आप पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा, जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, जैसे संविधान नहीं है या आपका साइंस नहीं है, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है उस टॉपिक को आप अपने स्तर पर कर सकते हैं या कोचिंग से कर सकते हैं। हमारा एक ऐप है जुनून एजुकेशन पॉइंट के नाम से, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं वो आप अपने मोबाइल के माध्यम पर ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको संविधान अकेला पढ़ना है तो केवल संविधान का परचेज करो, केवल संविधान की पूरी वीडियोस आपको एक ही बार मिल जाएंगी, उसको कंप्लीट कर सकते हो। या हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री कर सकते हो। सेपरेट जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि नहीं मुझे बायोलॉजी अकेला करना, फिजिक्स करना है, जो भी करना हो, और सारे के सारे वीडियोस जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं पेपर में, जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो सारे हमारे सिलेबस के अंदर बिल्कुल कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनकी भी अगर इच्छा है, और अगर वो वैसे तो हमारी जो ब्रांच है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, और अगर कोई बाहर का कोई स्टूडेंट है वो शिवपुरी में नहीं आ सकता और उसे हमारी सारी वीडियोस बढ़िया लगती हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स अच्छा लगता है या फिर ये जो समझाया गया है वो ठीक लगता है, तो वो अपना एक कहीं ना कहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड करे ऐप को और संपर्क करे और अपनी तैयारी जो है आज से शुरू करे। दूसरा,
हमारा एक 20 नवंबर से 20 नवंबर से एक एमपी पुलिस का टारगेट बैच बनेगा। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको एक ही बार मतलब एमपी पुलिस का एक निकालना है एग्ज़ाम, तो जहाँ तक है इस बैच को वही ज्वाइन करें जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, पढ़ाई रनिंग में हो। तो वो हमारा लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो भी रहेगा उसमें हम बता दिया जाएगा बाद में, लेकिन 20 नवंबर की डेट फिक्स है जहाँ पर हम एक टारगेट बैच बनाएंगे जो केवल एमपी पुलिस के लिए फोकस करेंगे। ठीक है भाई, तो जितना भी मैंने आपको कराया है उसका अच्छे से आप रिवीजन करें। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना फीडबैक जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।